दोस्तों मेरी पोर्टफोलियो में एक सर्टेन स्टॉक है अदानी पावर। आई एम श्योर अदानी पावर के बारे में आप सभी जानते होंगे। अदानी पावर की एवरेज बाइंग कॉस्ट यहाँ पे करीब करीब 6 रुपये है एंड करेंटली यहाँ पे देखें तो करीब करीब 3500% के आसपास रिटर्न्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, व्हाट इफ यू नेवर सोल्ड योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो शेयर्स? क्या होगा अगर आप अपनी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को कभी सेल ना करें? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ सिंपल स्टॉक्स मेरी पोर्टफोलियो से समझते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं तो पोर्टफोलियो में क्या होता है। वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे अदानी पावर आप देखिए, अदानी पावर 2010 से ही 2010 में करीब करीब 28 रुपए के आसपास था। 2010 से ही 2020 तक 5.5-6 रुपए के आसपास आ गया। और अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो एवरेज था यहाँ पे करीब करीब 6 रुपए के आसपास था। तो इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। उसके बाद इसको लंबे समय के लिए होल्ड करने का मोटिव क्या होता है ये समझना होगा। अब देखिए स्टॉक में क्या हुआ, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोविड था राइट, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखिए लॉकडाउन लग गए थे। उसके बाद देखिए तो प्राइसेस सीधे सीधे 85 रुपये तक पहुँच गए 2022 में। 85 रुपये से सीधे 30 रुपये पे आ गए। उसके बाद 2024 आते आते सीधे सीधे 173 रुपये पहुँच गए। तो 173 रुपये पहुँचते पहुँचते बीच में एक दो बार ऐसा हुआ जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल गई। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो स्टॉक में बाइंग कब की गई है? जब गिरावट हुई है, और सेल नहीं किया गया है, जबकि 50% की गिरावट ऑलरेडी एक दो बार देखने को मिल चुकी है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सर्टेन स्टॉक में लॉन्ग टर्म के तहत, यानी कि 5, 10, 15, 20 साल के लिए, तो उसमें 50% की नीचे की मूवमेंट के लिए आपको तैयार रहना होगा मेंटली। अगर हम ध्यान दें तो हमारे मोस्टली आईटी स्टॉक्स आज की डेट में आप देखें तो 50% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। इवन टीसीएस वगैरह आप देखें तो 30-40% की गिरावट दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे किसी भी तरह की कंपनी हो, कहीं ना कहीं से वो गिरावट देती है ओवर अ लॉन्ग जर्नी। ये हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि कोई स्टॉक 50% गिर गया है डज नॉट मीन कि वो फर्दर नहीं गिरेगा। कुछ कंपनियां तो ऐसी मेरी पोर्टफोलियो में, अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड 97% के आसपास है, खत्म हो चुकी है कंपनी। तो जरूरी नहीं कि कोई कंपनी का स्टॉक गिर रहा है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी ही होती है। कई बार ऐसे होते हैं केसेस कि स्टॉक्स हमेशा गिरता जाता है और कंपनी बंद भी हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे में क्या देखना चाहिए? ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस कंपनी का, बिजनेस के साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड। इन केस अगर सेल्स गिर रही है तो वहाँ पे मैनेजमेंट क्या कोशिशें कर रहा है सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2023 में करीब 11,000 करोड़ का सेल्स था, 8,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यहाँ पे डिक्लाइन हुआ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन सेल्स देखें तो ग्रो होती हुई दिखाई दी। अब 2025 आते आते यहाँ पे देख सकते हैं करीब 14,000 करोड़ का ओवरऑल सेल्स, मत 3,300 करोड़ का ओवरऑल यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अगर हम ये लेटेस्ट डाटा देखें तो ये ऑलरेडी 19,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका है एंड 4,800 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो हमेशा क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ राइट। मिस्टर वी के हैं, मिस्टर वी के क्या है, हर तीसरे मैच में, चौथे मैच में सेंचुरी बनाने का पोटेंशियल रखते राइट। अब इनसे मैं हर मैच में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि ये आए 70, 80, 90 रन बना के दें और हर दूसरे मैच में या हर मैच में इनफैक्ट 100 रन बना के दें। कभी कभी ऐसा होता है कि पहली दूसरी बॉल पे ही आउट हो सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि फंडामेंटली स्ट्रांग अगर कोई चीज़ है उसमें टेम्पररीली कभी कभी रफ फेजेज भी आ सकते हैं, यानी कि फॉर्म कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, जैसे कि मिस्टर वीके की हो जाती। तो ये बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ के चलना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस बिजनेस सेगमेंट में बिलोंग कर रही है। अब ये 2021-22 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जहाँ पे ये बता रहे हैं कंपनी की 6.5-7% का CAGR इनके बिजनेस सेगमेंट में हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखना चाहिए जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुजलॉन की बात कर लेते हैं। सुजलॉन देखिए मात्र 1 रुपये 85 पैसे का एवरेज है, यहाँ पे करीब करीब 2,700% के आसपास
रिटर्न्स दिख रहा है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। सुजलॉन देखिए तो सुजलॉन में भी 2007 से ही गिरावट हुई थी। 2007 में करीब करीब 400 रुपए का स्टॉक था एंड 2020 आते आते मात्र महज 3-4 रुपए का स्टॉक बन के रह गया था। अब यहाँ से टर्न अराउंड हुआ। टर्न अराउंड प्राइसेस के टर्म्स में दिखना ठीक है कि 77-78 रुपए के आसपास पहुंच गया 2024 तक, लेकिन इनके प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स में क्या वाकई में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा था या नहीं, ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए 2015 से 2020 तक सेल्स 15,000 करोड़ से गिर के 3,000 करोड़ आ गई। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए तो 9,000 करोड़ का नेट लॉस था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं से ये प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि इम्प्रूव कर रहे थे। दो सेल्स गिर रही थी बट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही थी। 2021-22 के बाद आप देखिए तो कंसिडरेबली इन्होंने अपना ओवरऑल एक टर्न अराउंड किया बिजनेस में। ना सिर्फ कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे सेल्स इंक्रीज किया बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनका जो ओवरऑल 2021 का सर्कुलर था उसमें मार्केट शेयर इनके पास करीब करीब 34-35% के आसपास थे एंड करीब करीब 13 गीगावाट के आसपास इनके पास मेंटेनेंस में फ्लीट था ओवरऑल। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट कभी कभी रफ फेज में होता तो है, लेकिन रफ फेज में होने के साथ ही साथ जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बिजनेस कैसा चल रहा है और अगले 15-20-30 सालों तक क्या ओवरऑल ग्रोथ का स्कोप है, ये स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुजलॉन में आप देखिए तो सितंबर 2023 में मात्र 13% का प्रमोटर था, 65-70% यहाँ पे पब्लिक थी और करीब करीब 20% के आसपास यहाँ पे ओवरऑल FIIs एंड DIIs देखने को मिले थे। तो थोड़े बहुत FIIs भी इंटरेस्ट लेने लग गए थे। उसके बाद देखिए FIIs बढ़ाने लग गए, DIIs ने हालांकि कम किया, बाद में उन्होंने बढ़ाया। तो FIIs बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक निकल रही है। प्रमोटर्स हालांकि पहले से ही ऑलरेडी कम थे, तो प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, FIIs DIIs क्या कर रहे हैं सर्टेन कंपनी में, पब्लिक क्या कर रही है, ये भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी। 27 रुपए का एवरेज एंड करीब करीब 55% के आसपास का लॉस। अब ये लॉस क्या है, ये अनरियलाइज लॉस है। मैंने आपको बताया राइट कि व्हाट इफ आई नेवर सेल माय शेयर्स। जनरली मैं अपने शेयर्स पोर्टफोलियो के सेल नहीं करता हूँ, मैं तभी सेल करता हूँ जब मुझे हर तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं कि अब इसको बाई करो। रिसेंटली क्या हुआ था, सिल्वर ETF के बारे में हर कोई बात कर रहा था राइट। तो रिसेंटली मैंने सिल्वर ETF करीब करीब 4,05,000 के ऊपर जब सिल्वर चला गया था तो उस टाइम सिल्वर ETFs मैंने कुछ अपने सेल किए थे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं अपनी पोर्टफोलियो के शेयर्स को सेल नहीं करता हूँ। अब उसके पीछे रीजन ये है कि सिंपल सी बात है, मैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता हूँ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते समय। यानी कि जब भी मैं किसी सर्टेन कंपनी में पूरी एनालिसिस के साथ इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करता भी हूँ तो वहाँ पे मैं अनलाइक अदर्स जो आपको कहानियाँ बताते हैं कि पोर्टफोलियो में जाओ तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होनी चाहिए, यानी कि 2-3 स्टॉक लो और पूरा का पूरा पैसा उसी में इन्वेस्टमेंट करो, तो ऐसा नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन मैटर करता है और डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काम आता है हमारे जब हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। क्योंकि चाहे जितनी एनालिसिस कर लें, स्टॉक्स में मोमेंट जो है अनप्रेसिडेंटेड हो सकती है और जब वो मोमेंट होती है तब बड़े बड़ों के इन्वेस्टर्स के पैसे लॉस में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लॉस क्यों हुआ, अब इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे मोटिव क्या था, क्यों इन्वेस्टमेंट किया गया, ये सब चीज़ें अगर आप समझते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे स्टॉक्स की। अब यहाँ पे देखिए 2008 के बाद 2008 में 105 रुपये का था, 2019-20 में सीधे सीधे गिर के 2.5 रुपये के आसपास आ गया। अब यहाँ पे 17, 18, 20 रुपये के आसपास जून 2020 का टाइम फ्रेम था, उसके बाद 3 गुना ये गया था। क्यों नहीं सेल किया गया, सिंपल सी बात, एक स्ट्रैटेजी है, एक फ्रेमवर्क है जिसको कि मैं फॉलो करता हूँ, उस फ्रेमवर्क को मैं फॉलो कर रहा हूँ, नहीं सेल किया। अब यहाँ पे सेल्स देखिए तो आप एक समय पे 24,000 करोड़ का सेल्स हुआ करता था, प्रॉफिट यहाँ पे 258 करोड़ का था। एक समय पे यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि सेल्स घट के 3,200 करोड़ की हो गई थी, लेकिन उसके बाद टर्न अराउंड देखने को मिला, हालांकि कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही थी। अब ध्यान देंगे तो ये जो सेल्स इनकी बढ़ी, किस लिए बढ़ी, बिजनेस में ऐसा क्या हुआ, आलोक इंडस्ट्रीज किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करती है, ये सब देखना और जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सितंबर 2023 का डाटा आप देखिए तो प्रोमोटर्स 75%, थ्रू आउट प्रोमोटर्स 75% रहे हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब करीब 40% का स्टेक, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड करीब करीब 35% का यहाँ पे ओवरऑल स्टेक है, यानी कि 75% में जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने करीब करीब 37% का स्टेक लिया। अब एज पर बुक्स, जब हम बुक्स पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट की, हमारे बेंजामिन ग्राहम जी जो हैं, उनकी बुक्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, उनकी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो कोई बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जानी मानी कंपनी, अपने आप को प्रूव किया हुआ, अगर किसी कंपनी का जो कि बैड फेज में चल रही हो अधिग्रहण करती है तो ऐसी कंपनियों में सवार हो जाओ, ये बुक्स में लिखा है। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस पर्टिकुलर कंपनी में आने का मोटिव क्या था उनका, ये कहीं पे क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस हिसाब से नहीं चल पाई जैसे कि पहले चल रही थी। और नतीजा क्या हुआ, स्टॉक के प्राइसेस 3 गुना जाने के बाद फिर से गिर गए। ठीक है, अब पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी भी कंपनियां जैसे कि केपीआईटी टेक है, करीब करीब 850% पे केपीआईटी टेक में गिरावट भी हुई रिसेंटली। यहाँ पे पीसीबीएल है, करीब करीब 217% के आसपास की रिटर्न्स हैं, गिरावट हुई है रिसेंटली। तो कंपनियों में 50-60% तक की गिरावट के लिए हमें रेडी रहना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे आज आपने 5 रुपए के लिए, 5 रुपए से ये 25 रुपए पे गया, यानी कि 5x 5 टाइम्स। अब 25 से गिर के 12 12.5 पे आ गया, इसका मतलब क्या है, 50% नेगेटिव। अब जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो 50% लॉस होगा, लेकिन अभी भी आपका यहाँ पे 2-2.5 गुना है, राइट। अब 12.5 से यहाँ पे 120 रुपये पहुँच जाता है, तो 5 रुपये से 120 रुपये कितना गुना होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी 120 से 60 पे भी आ गया तब भी आप 12 गुना पे यहाँ पे ओवरऑल 12 टाइम्स रिटर्न्स पे बैठे हो। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम मैटर करता है स्टॉक मार्केट में, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। सो ऑल इन ऑल नेवर सेल एक कोई रूल नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करता हूँ। ये एक माइंड सेट है और जनरली ग्रेट बिजनेसेस जो होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की कोशिश होती है एक बिजनेस ओनर की तरह। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी आपका सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको लॉस दिख रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।